सुनो, इस ये B2 P5 है, P5 है। इसके कई चीजें हैं, कई मतलब निकलेंगे P5 का। P5 का मतलब यूएस, फ्रांस, यूके, चाइना एंड रसिया। इसके बाद ये बीटो पावर रखे हुए हैं। उसके बाद इसी P5 को परमाणु 5 भी कहा जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स था। तो ये P5 है, यानी मीन्स कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर, यानी परमानेंट मेंबर 5 इसके, या परमाणु 5 या परमानेंट मेंबर, इस तरह से इन्हें कहा जाता है P5। अब देखो, ये प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि शायद पहले से था। तो इसका मतलब कि एक देखो, इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी राष्ट्र, अब एक सिचुएशन में तुमसे पूछता हूं, तुम भारत की नागरिक हो? ठीक। अगर भारत की नागरिक हो तो सभी अधिकार मिले हैं, और उसमें आरटीआई भी मिला है, सूचना का अधिकार 2005 में, हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी मिला है। जाके कल प्रधानमंत्री कार्यालय में पूछो कि भारत में कितने परमाणु बम हैं और कहां रखे, तब कैसे तुम अनुमान ही तो लगाओगे। ये अनुमान है, सब एक प्रेडिक्शन किया जाता है, विभिन्न फैक्टों को देखकर एक प्रेडिक्शन किया गया। अब जैसे मान लो कि इंडिया 1998 में अपना परमाणु परीक्षण किया, ठीक, तो पाकिस्तान के पास परमाणु बम है कि नहीं है, अब तक नहीं था। परीक्षण करने के 15 दिन बाद पाकिस्तान ने भी, यानी 28 को उसने कर लिया, 13 को हम कर रहे हैं, 11 और 13 मई को, और 28 मई को वह कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1998 का सेकंड पोखरण टेस्ट ने भारत को परमाणु शक्ति दिया या नहीं दिया, ये क्वेश्चन नहीं आता है, खड़ा कर दिया, बल्कि ये कर दिया कि विश्व के समक्ष ये सूचना दे दी कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु अस्त्र है। ठीक। अब दूसरी बात, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कल बताया था तुम लोग को, नहीं लिंक कर पा रहे तो अब लिंक कर लेना। 1978 यूएसएसआर आर्मी इंटरफेयर इन अफगानिस्तान, यूएसएसआर आर्मी इंटरफेयर इन अफगानिस्तान। ठीक। अब अगर अफगानिस्तान में यूएसएसआर आर्मी आ गई तो इस क्षेत्र में सोवियत संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए यूएस भी आएगा, और यूएस डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेगा, नो डायरेक्ट सपोर्ट, बट सपोर्ट किसको किया? पाकिस्तान को। कल लिखा भी था मैंने। ठीक। पाकिस्तान के माध्यम से तालिबान, अल-कायदा, सऊदी अरब एंड चाइना का एक फ्रंट बनता है। ठीक। और पाकिस्तान, यूएस पाकिस्तान को इकोनॉमिकल एंड वेपन्स सपोर्ट दिया। ठीक। अब इकोनॉमिकल सपोर्ट, तो इसके बाद इस पैसे से पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करता है, और उसी समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक थे। जानते हो क्या कहते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान को खाने के लिए रोटी भले ना हो, लेकिन पाकिस्तान परमाणु अस्त्र जरूर बनाएगा। समझे हो? तो अब अगर इस सपोर्ट से पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बनाया होगा,
तो इसका मतलब कि पाकिस्तान के पास पहले से ही क्या था, परमाणु बम था, और उसका उजागर भारत के टेस्ट ने कर दिया। अब सुन लो, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है वह है 120 किलो टन का, 120 किलो टन का, जिसका मैक्सिमम रेडियस है 15 किलोमीटर का। 15 किलोमीटर रेडियस है, ये जहां गिरेगा 15 किलोमीटर चारों ओर जाएगा। ठीक। अब भारत का जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो 4.5 किलो टन का है। ठीक, यानी 415 किलो टन का। तो भारत का न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान को लेकर नहीं बनाया गया है। भारत का न्यूक्लियर वेपन्स चाइना को टारगेट लेकर किया गया है। इसलिए भारत का जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो चाइना के टारगेट में है, चाइना की स्थिति में है। समझ में आ रही है बात? तो जब चाइना की स्थिति में है, चाइना की सिचुएशन में है, तो उस स्थिति को लेकर या उस स्थिति के आधार पर भारत, तो जब कभी पहले होता था कन्फ्लिक्ट, तो उस कन्फ्लिक्ट में चाइना कहता, पाकिस्तान कहता था कि मैं अपने परमाणु अस्त्रों को शोकेस में रखने के लिए नहीं रखा हूं। उस समय न्यूज में भी ये आ रहा था कि पाकिस्तान अपने परमाणु अस्त्रों को शोकेस में रखने के लिए नहीं रखा है। अब अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब कि जरूरत पड़ेगी तो छोड़ेगा। अगर जितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास सब भारत पर छोड़ दे तो आधा भारत खत्म हो जाएगा, आधा भारत खत्म हो जाएगा। क्लियर? लेकिन भारत अपना 3 परमाणु अस्त्र छोड़ दे तो संपूर्ण पाकिस्तान का अस्तित्व, यानी अगर, इसीलिए कारगिल युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि बहुत होगा तो पाकिस्तान के हमले से हम 1/4 इंडिया बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कल पाकिस्तान सूरज नहीं देख पाएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र से पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। तो ये स्थिति थी, समझ रहे? तो इन स्थितियों को लेकर या इन स्थितियों के आधार पर ये सिचुएशन स्थापित की गई। तो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय जो परिवेश है, अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है, उस अंतर्राष्ट्रीय परिवेश या स्थिति में ये चीज देखी जाती है। क्लियर? तो कुल मिलाकर ये देखा जाए या कुल मिलाकर ये स्थिति अगर एनालाइज किया जाए तो इन स्थितियों के आधार पर एक परिवेश जन्म लेता है। इसलिए हमेशा उन स्थितियों को समझना होगा या उन स्थितियों को आपको जानना होगा कि कौन सा परिवेश है। समझ रहे हो? इंटरनेशनल पॉलिसीज या रिलेशन को समझने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को समझिए। समझ रहे? तो जब अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को हम समझेंगे, जब अंतर्राष्ट्रीय परिवेश की स्थिति को समझेंगे, तो उन स्थितियों में या उन स्थितियों के आधार पर ये चीजें आ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं होता, न तो स्थायी शत्रु होता है। अब एक चीज मैं आपसे बोलूं कि 1945 से लेकर 1991 तक इंडिया और यूएस के बीच कैसा रिलेशन है, और 1971 से लेकर 2000 तक इंडिया और रसिया के बीच कैसा रिलेशन है। अब आज कैसा रिलेशन है और आज कैसा रिलेशन अमेरिका के साथ। हाँ, इसीलिए इंडिया की पोजीशन मंदिर के घंटे वाली है। अमेरिका भी जब जरूरत पड़ता है तो बजा देता है, और इंडिया भी जब मन करता है तो बजा देता है। क्योंकि हर व्यक्ति, जानते हो क्या चाहता है? हर व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, व्यक्ति के साथ साथ अगर राष्ट्र का भी अगर हम स्वभाव देखें तो जितना पावर है उस पावर को बनाए रखना, यानी मेंटेन द पावर एंड इंप्रूवमेंट द पावर, मेंटेन द पावर एंड इंप्रूवमेंट द पावर। समझ रहे हो?
यानी मीन्स कि आपके पास जितनी शक्ति है उस शक्ति को बनाए रखना चाहते हैं और उसमें वृद्धि भी करना चाहते हैं, यही चीज। तो अगर आप उसमें वृद्धि करते हैं या आप उसमें बनाए रखना चाहते हैं, तो उस स्थिति को लेकर या उस स्थिति के आधार पर हम ये एनालाइज करते हैं, यह देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो स्थिति है, सिनेरियो है, वह हमेशा बदलती रहती है, हमेशा। मैंने कल आप लोग को एक सिचुएशन बताया, तुम लोग दिमाग ही नहीं लगाता, ये वाला स्थिति बता रहा था कि नहीं, कि ये है, इस तरह से है, तो ये जितना इसके पास पावर है, ये और चाहेगा कि इसको नीचे झुकाए, और ये वाला क्या कहेगा, और पावर लेगा कि इसको ऊपर उठाए कि बराबर हो, बस। तो यही तो मूवमेंट है, यही तो एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। ये कम वजह समझ रहा है, क्यों? क्योंकि जलन क्या है, अमेरिका की जलन क्या है? अमेरिका की जलन है कि चाइना अगर इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो हमारी विश्व पर जो दादागिरी है, आज कहते हो ना कि अमेरिका के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व एक ध्रुवी है, कल चाइना हो जाएगा तो वह दादागिरी दिखाएगा। इसलिए मैंने पहले ही दिन कहा था कि इंटरनेशनल रिलेशन देयर इज नो इमोशनल रिलेशन। प्रैक्टिकल होके सोचो, प्रैक्टिकल होकर, समझ हो कि नहीं? तो जब प्रैक्टिकल होके सोचोगे, प्रैक्टिकल की स्थिति को लेकर सोचोगे, तब जाके ज्यादा समझ में आएगा भाई। अमेरिका रूस से जो हमेशा धमकी मिलती है, फिनलैंड शामिल हो गया, तो इसका मतलब कि ये क्या है, रूस की चारों ओर से घेराबंदी है कि ऑल इज वन, वन इज ऑल। अब समझ में आई बात? वीटो पावर है, वीटो पावर का मतलब बता देते हैं कि कोई भी अगर प्रपोजल इंटरनेशनल लेवल पर आता है, ठीक, और वीटो पावर वाला राष्ट्र अगर उसको वीटो कर देता है तो वह प्रपोजल खत्म हो जाएगा। पांचों में से कोई भी कर दे। अब भारत हमेशा सुरक्षा परिषद के सुधार की बात करता है और स्वयं की परमानेंट मेंबरशिप की बात करता है ना। चाइना वीटो लगा देता है, काम वो जहां से शुरू हुए फिर वहीं पर आके खत्म हो गए। कितनी बार आपके फेवर में सोवियत संघ ने, रूस ने नहीं, सोवियत संघ ने। अब हेडिंग डाल दो, और इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है शीत युद्धोत्तर विश्व, या शीत युद्धोत्तर काल और विश्व दोनों एक ही है। शीत युद्धोत्तर काल यानी पोस्ट कोल्ड वार फेज एंड वर्ल्ड। शीत युद्ध के अंत के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आ गया, विचारधारात्मक युद्ध समाप्त हो गए, अमेरिका के नेतृत्व में विश्व एक ध्रुवी हो गया। इन सभी घटनाओं ने विश्व को एक नए परिवेश में भूमिका का निर्वाह करने का मार्ग दिखाया। शीत युद्धकालीन स्थिति तनावपूर्ण स्थिति थी। शीत युद्धोत्तर काल में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ तथा सुरक्षा परिषद में अमेरिकी शक्ति को संतुलित करने वाला अमेरिकी शक्ति को संतुलित करने वाला कोई भी राष्ट्र नहीं रहा, जिससे अमेरिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। अपने हितों को लेकर अमेरिका ने रासायनिक हथियारों के आधार पर, रासायनिक हथियारों को आधार बनाकर अमेरिका ने रासायनिक हथियारों को आधार बनाकर
इराक पर आक्रमण कर दिया को आधार बनाकर इराक पर आक्रमण कर दिया और अपनी समर्थित कठपुतली सरकार, अपनी समर्थित कठपुतली सरकार, समर्थित कठपुतली सरकार की स्थापना कर दी। पैराग्राफ चेंज कर दो। शीत युद्धोत्तर काल में सामरिक हितों के स्थान पर आर्थिक हितों को प्रमुखता दी जाने लगी, जिससे डब्ल्यूटीओ द्वारा संयुक्त राष्ट्र के महत्व को सीमित किया जाने लगा। अमेरिका आर्थिक सुधारों के नाम पर संपूर्ण विश्व को पूंजीवादी बाजार व्यवस्था अपनाने के लिए विवश कर रहा था या विवश करने लगा, जिससे विकासशील देश की भूमिका में कमी आ गई। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या होगी? गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या होगी? क्वेश्चन मार्क। आपसी मतभेदों के कारण गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अपनी मांगों को विकसित अर्थात उत्तर के राष्ट्रों के समक्ष प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पा रहे थे। परिणाम स्वरूप उत्तर के पूंजीवादी राष्ट्र अपने हितों से संबंधित नीतियों को डब्ल्यूटीओ के माध्यम से दक्षिण के विकासशील राष्ट्रों पर लाद रहे थे, जिससे दक्षिण के राष्ट्रों के हितों की सुरक्षा नहीं हो पा रही थी और नव साम्राज्यवाद के रूप में शोषण की एक नवीन प्रवृत्ति जन्म ले रही थी। इसलिए दक्षिण के राष्ट्रों ने ब्रिटेन वुड अर्थव्यवस्था के स्थान पर लिखना पड़ेगा। ब्रिटेन वुड अर्थव्यवस्था के स्थान पर ब्रिटेन वुड अर्थव्यवस्था के स्थान पर नियो की मांग करने लगे। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इसको बता दे क्या है ये है? बोलो, कहीं एक पेज पर लिख लो नियो। इसमें जान लो कि इसमें है क्या क्या, क्योंकि अब हर जगह मैं यूज करूंगा नियो को लेकर। और नियो इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। ठीक, कि है क्या थोड़ा सा जानते रहेंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को समझ में आएगा कि जब भी नियो आएगा, अभी खाली आप लोग नाम जान रहे हो इसका। ठीक, हाँ, इसमें लिखिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर।
नियो के रूप में नई विश्व अर्थव्यवस्था की मांग, नई विश्व अर्थव्यवस्था की मांग गुटनिरपेक्षता के अल्जीरियस सम्मेलन में 1973 में की गई। गुटनिरपेक्षता के अल्जीरियस सम्मेलन में 1973 में की गई। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के दबाव में, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के दबाव में नियो से संबंधित प्रस्ताव, नियो से संबंधित प्रस्ताव 1974 में संयुक्त राष्ट्र में रखा गया, संयुक्त राष्ट्र में रखा गया। लेकिन विकसित राष्ट्रों के कठोर रवैये के कारण नियो से संबंधित प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। नियो से संबंधित प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। नियो से संबंधित प्रस्ताव नहीं हो सका। ठीक। नियो में निम्न प्रावधान किए गए। पहला पॉइंट, कच्चे माल और निर्मित माल के मध्य मूल्य अंतर ज्यादा न हो या कीमतों में अंतर न हो, कि कच्चे माल और निर्मित माल के मध्य मूल्य अंतर या कीमतों में ज्यादा अंतर न हो। अब सुनिए, कच्चे माल का मतलब होता है विकासशील राष्ट्र और निर्मित माल का मतलब है विकसित राष्ट्र, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसके पास है? विकसित राष्ट्रों के पास। तो जब औद्योगिक क्रांति हो जाती है तो औद्योगिक क्रांति होने के बाद नए नए उद्योगों की स्थापना होती है और उन उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति के लिए और उसे बेचने के लिए ये औद्योगिक राष्ट्र उपनिवेशों की स्थापना करते हैं। समझ में आई बात? ये मतलब है। इसका मतलब कि रॉ मटेरियल का कम प्राइस पर खरीद लेते हैं सब और उसे ही अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या कर देते हैं? अधिक दाम पर बेच लेते हैं। तो यहां पर विकासशील राष्ट्र गरीब का गरीब ही रह गया और विकसित राष्ट्र क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक। दूसरा पॉइंट, विकासशील देशों के राष्ट्रों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। विकासशील राष्ट्रों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। अपनी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण दक्षिण के राष्ट्रों की ओर करें। यह मुद्दा है पर्यावरण संकट से। समझ लीजिएगा, यह मुद्दा है पर्यावरण संकट का, क्योंकि पर्यावरण संकट में एक प्रपोजल रखा जाता है कि दक्षिण के राष्ट्र कहते हैं कि हम ग्रीन हाउस गैसों की कटौती करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे वह तकनीक हस्तांतरित कर दिया जाए जिसका प्रयोग करके या यदि हम ग्रीन हाउस गैसों की कटौती करते हैं तो हमारे विकास पर प्रभाव न पड़े। यह मुद्दा वहां से है, मांगी जा रही है। दक्षिण के राष्ट्र मांग रहे हैं उनसे टेक्नोलॉजी कि हम ग्रीन हाउस गैसों की कटौती करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम ग्रीन हाउस गैसों की कटौती करेंगे तो हम विकास की गति में पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमें वह तकनीक दी जाए जिसके कारण हम ग्रीन हाउस गैसों की अगर कटौती करता भी हूं तो उस कटौती का इंपैक्ट हमारे डेवलपमेंट पर ना हो। इसलिए नियो में यह डिमांड कर दी गई कि उत्तर के राष्ट्र अपनी तकनीक का हस्तांतरण किधर करें? दक्षिण के राष्ट्रों की ओर करें।
समझ रहे हो? तो यही सबसे बड़ी बात है कि एक तुम लोग की जो स्थिति है अभी पूरी कंसेप्ट में, तुम लोग लाइन को समझ रहे हो, समझ रहे हो? अभी कोरिलेट नहीं हो रहा है कि मतलब कहां से निकल रहा है, तो ये पढ़ते पढ़ते हो जाएगा आपका, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये चीज अब मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं समझाऊं वहां से, क्योंकि आप लोग ये पढ़े होंगे कि दक्षिण के राष्ट्र उत्तर के राष्ट्रों से डिमांड करते हैं कि हमें वो तकनीक दे दीजिए, हमें वो टेक्नोलॉजी दे दीजिए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों की अगर हम कटौती करते हैं तो उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा, और डेवलपमेंट रुक जाएगा तो विश्व विकसित और विकासशील देशों के बीच, यानी उत्तर और दक्षिण देशों के बीच, या डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री के बीच जो अनइक्वलिटी है, यानी जो असमानता है, वह असमानता खत्म नहीं होगी। समझ रहे हो? तो इस असमानता को रोकने के लिए हमें भी डेवलप करना हो, और ग्रीन हाउस गैसों के माध्यम से आप मुझे डेवलपमेंट की प्रक्रिया से अलग कर रहे हो। क्यों? क्योंकि विकसित राष्ट्रों का जो मोटो है, वह मोटो है कि बेटन वुड अर्थव्यवस्था बनाई रखी जाए। ठीक? और जब बेटन वुड अर्थव्यवस्था बनाई रखी जाए तो बेटन वुड अर्थव्यवस्था या बेटन वुड इकोनॉमिकल सिस्टम विकसित राष्ट्रों का सपोर्ट करता है, और विकसित राष्ट्र का अगर डेवलप्ड कंट्री का अगर सपोर्ट करता है तो उनकी ये मांग है, उनकी ये पोजीशन है कि वे हमेशा अपने वर्चस्व या अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा अभी कि हर व्यक्ति की एक ही मनसा या लालसा होती है कि उसके पास जितनी क्षमता है उस क्षमता को बनाए रखे या उसमें वृद्धि करे। कोई भी व्यक्ति आप बताइए ऐसा है जो ये चाहता हो कि जितनी भी उसकी क्षमता है उसमें कमी आए? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, और राष्ट्र के रूप में निर्णय करता व्यक्ति है। इसलिए कहा कि डिसीजन ऑफ स्टेट इज इक्वल टू डिसीजन ऑफ मैन। जिसे हम राज्य का निर्णय कहते हैं, वह राज्य का निर्णय नहीं है, वास्तव में एक व्यक्ति का निर्णय है। और व्यक्ति का स्वभाव क्या है? व्यक्ति का स्वभाव है कि उसके पास जितनी क्षमता है उस क्षमता को बनाए रखना चाहता है, यानी अगर वृद्धि नहीं कर सकता है तो जितना है उसको मेंटेन करना चाहता है। तो अगर जितना है उसको मेंटेन करना चाहता है तो ये स्थिति है। तो इस स्थिति को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इस स्थिति को आपको बनाए रखना पड़ेगा। तो उत्तर नियो के अंतर्गत दक्षिण के राष्ट्रों की डिमांड है कि वे अपनी उस तकनीक का हस्तांतरण करें। तकनीक मीन्स प्रौद्योगिकी, ठीक?